नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम इस खंड में चर्चा करने वाले हैं कि हम इस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि हम इस खंड में जो राजस्व व्यवस्थाएं हैं वो चर्चा करने वाले हैं। राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम भू राजस्व व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक, स्थायी बंदोबस्ती, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग इसकी चर्चा करें, इससे पहले देखते हैं कि जो भारत में उपनिवेशवाद है, जो ब्रिटिश की कॉलोनियाँ यहाँ बनी, तो किन किन चरणों में बनी, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं थी, उनको डिस्कस करते हुए फिर हम लोग राजस्व प्रणाली की ओर गंतव्य करेंगे, उसकी ओर हम लोग क्या करेंगे, गमन करेंगे। ठीक, चलिए, तो आप लोग एक हेडिंग डाल सकते हैं, उपनिवेशवाद की अवस्थाएं। उपनिवेशवाद की अवस्थाएं। देखो, मैं केवल इनकी अवस्थाएं बताऊंगा, ठीक है ना, इसका विस्तार ज़्यादा नहीं करूंगा, याद रखना बात। क्यों? कारण है उसका। कारण ये है कि जनरल ये यहाँ से चीज़ें हाल से पूछी कम जाती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पूछी जाने का कोई स्कोप ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा से, हाँ, ये नहीं बताऊंगा, ब्रीफिंग में आपको पूरी कहानी इसकी बता दूंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं हो। चलिए, जो पहली जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। पहली अवस्था कौन सी? वाणिज्यिक पूंजीवाद। इस टाइम पीरियड है इसका 1757 से 1813 तक, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम अवस्था। कैसी अवस्था है? इसको बोलते हैं प्रथम अवस्था। इस समय ये व्यवस्था चल रही थी इस्तमरारी बंदोबस्त। क्या होता है? बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त। बंदोबस्त में व्यवस्था, ठीक है ना। अब जो दूसरी व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। दूसरी कौन सी है? औद्योगिक पूंजीवाद। इसका टाइम पीरियड है 1813 से लेकर 1858। ये कौन सी अवस्था है? ये है द्वितीय अवस्था। ये है द्वितीय अवस्था। इसी द्वितीय अवस्था में हुआ था, एक काम हुआ था इसमें, रेलवे का विकास। रेलवे का विकास, इसकी पूरी कहानी हम लोग जानेंगे। जब इस उपनिवेशवाद की तीसरी अवस्था आती है उसको बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद। ठीक, इनका जो टाइम पीरियड आता रहेगा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। टाइम पीरियड है 1858 से 1947 तक, देश जब तक आज़ाद नहीं हो जाता तब तक की कहानी है, ठीक है। देश आज़ाद होने तक की कहानी है वित्तीय पूंजीवाद, ठीक है। इसको हम बोलते हैं तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था, यहीं से तो और ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। चलिए, अब ये अवस्थाएं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अवस्था पहली कौन सी है? वाणिज्यिक पूंजीवाद, 1757 से 1813। दरअसल क्या बात थी, 1757 आप देखेंगे प्लासी का युद्ध हमने लड़ लिया। प्लासी के युद्ध से जो अंग्रेजों की शक्ति थी वो क्या दोगुना होती चली गई, और फिर बक्सर के युद्ध से स्थायी रूप से बंगाल में आधिपत्य उन्होंने जमा ही लिया। ये प्लस आधिपत्य तो जमा ही रहे थे, और इनका जो व्यापार पर पूरा कंट्रोल हो गया था 1813 तक, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल पूरा कर लिया था। और यही 1813 के बाद से कंपनी ने कहा, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप जो एकल व्यापार है आप इसको समाप्त करिए और दूसरे कंपनियों को भी व्यापार करने का मौका दीजिए।
कहाँ की, ब्रिटेन की ही कंपनियों का, ठीक है ना। तो ये कि आप पूरा हस्तक्षेप आप राज्य में करिए, राज्य को कंट्रोल करने में करिए, और लोग भी व्यापार करने के मूड में आ जाएं। तो ये पहली अवस्था थी, ठीक है। ये कहाँ से, जब बंगाल में विजय प्राप्त करते हैं प्लासी के युद्ध से, ठीक है, ये अवस्था बोलते हैं। यहीं से बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त चलता है। यहाँ इस समय क्लाइव भी होते हैं। क्लाइव पहले 1 साल के लिए राजस्व व्यवस्था का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग, जो वारेन हेस्टिंग भी लगभग इसको 1 साल से बढ़ाकर 5 साल के लिए कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरी अवस्था आती है औद्योगिक पूंजीवाद। मतलब से यहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ से लगना शुरू हो जाती है। कौन सी इंडस्ट्री? ये इंडस्ट्री काल है कि इस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्री काल बहुत ज़्यादा फैल, मतलब जो यहाँ पर उत्पादन कार्य ज़्यादा होने लगता है। लेकिन इनको चाहिए कच्चा माल, तो कच्चा माल यहाँ से मंगाते हैं, और कच्चा माल यहाँ से ले जाते हैं, और वहाँ पका माल, मतलब कपड़े माल यहाँ से कपास लेकर गए, कपड़े बनाकर वहाँ से ले आए। लेकिन उनको चाहिए बड़ा बाजार। बड़ा बाजार तो जो शहर है तो वहाँ से कनेक्टिविटी तो है, लेकिन गांव तक नहीं कनेक्टिविटी। तो इसी को देखते हुए वो माल को पहुँचाने के लिए, क्योंकि इस समय जो क्या कहते हैं विद्रोह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और सैनिकों को पहुँचाने के लिए, ठीक है, मेन कारण तो व्यापार को अपना एक्सपेंड करने के लिए रेलवे का विकास करते हैं। रेलवे का विकास करते हैं 1853 में पहली रेल चलाई गई। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे तक चलाई गई, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। चलिए, फिर तृतीय अवस्था आती है जब 1858 में क्या होता है, यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त होता है। कंपनी का शासन समाप्त, फिर किसका? ब्रिटिश का शासन शुरू हो, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है यहाँ से। दरअसल जब 1857 क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति के बाद 1857 की क्रांति आती है, ठीक है ना। 1857 क्रांति होने के बाद फिर 1858 से जो कंपनी शासन कर रही थी भारत में, उसका काम खत्म हो जाता है, और वो काम ले लेते हैं कौन? ब्रिटिश क्राउन। और जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल होता है, उसका पद खारिज करके बना दिया जाता है उसको क्या? वायसराय। क्या बना देते हैं इसका? वायसराय मतलब होता है राजा या रानी का प्रतिनिधि, ठीक है। और फिर वित्तीय व्यवस्था जब राजा रानी का शासन चलने लगता है, इसके बाद जब तक आज़ादी हमको नहीं मिल जाती, उस काल को हम लोग वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं। तो 3 अवस्थाएं आप लोग। और जब ये पूंजीवादी व्यवस्थाएं लागू की गई, तो वसूली पहले जब क्लाइव आया, तो क्लाइव ने ये जो राजस्व की व्यवस्था थी, राजस्व वसूलने की व्यवस्था, वही जिसको इस्तेमरारी बंदोबस्त हम लोग बोलते थे, उसको 1 वर्ष के लिए हर वर्ष में इसकी गणना होगी, और हर वर्ष टैक्स बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन जब 1772 में वारेन हेस्टिंग आ गए, कौन? वारेन हेस्टिंग्स आ गए, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया? 5 वर्ष के लिए कर दिया। उन्होंने इसको क्या कर दिया? इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। जब इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं, तो अब भाई अंग्रेज तो वसूल नहीं सकते, तो दरअसल क्या, इसको ठेका पर देने लगते हैं कि भाई जो टैक्स आ रहा है इसको ठेके पर। लेकिन हाँ, ठेका मीन्स जो ज़्यादा बोली लगाएगा, कि हम इस क्षेत्र से 10 लाख वसूल पर, कि जो 11 लाख वसूल के देगा हमको, हम उसको देंगे जमींदारी। तो इस तरीके से जब बंगाल में ठेका या बोली लगने लगी, जब बोली लगने लगती हैं, तो जो वहाँ के किसान होते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बोली हर साल लगने लगती है, या हर 5 साल में बोली लगने लगते हैं। तो इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने थोड़ा से राजस्व व्यवस्था में थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, और लेकर आते हैं स्थायी बंदोबस्त, फिर महारवाड़ी, फिर रैयतवाड़ी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब क्या करें, ये जो मैंने मैप बनाया, इसको ये पॉइंट है, इसको आप कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो राजस्व की 3 व्यवस्थाएं हैं
उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, चलिए ठीक है। अब हिंट रही है राजस्व व्यवस्था। हमारे ब्रिटिश की भारत में राजस्व व्यवस्था, ठीक है। ठीक, जो उन्होंने 3 तरीके राजस्व व्यवस्थाएं डाली। नंबर 1, पहले का नाम था जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों व्यवस्थाएं, तो आप लोग इनको जरूर नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। जमींदारी प्रथा ये थी जो ब्रिटिश समस्त भूमि का जितने पर ब्रिटिश राज कर रहे थे, इसके क्या थे, समस्त भूमि का 19% क्षेत्र पर, कि जितना में ब्रिटिश राज कर रहे थे उस टोटल भूमि का 19%। जो दूसरा हिस्सा था इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है ना, या व्यवस्था कर लीजिए। ये समस्त भूमि का सबसे बड़ा 51% हिस्सा था क्षेत्र पर, ठीक है। जो अब तीसरा हिस्सा है सी नंबर, उसको बोलते थे महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था ये क्या था, समस्त भूमि का कितना 30% बचा ना, कितना 70-30, ठीक, क्षेत्र पर, ठीक। ये 3 व्यवस्थाएं थी, ठीक है। टोटल जितनी जहां पर ब्रिटिश राज कर रहा था, मतलब 100% पर राज कर रहा था, मान लीजिए जितने पर कर रहा था, कोई भी चीज़ 100% होती है, ठीक है। तो 100% के इलाके पर 19% जमींदारी व्यवस्था थी, 51% रैयतवाड़ी थी और 30% महलवाड़ी थी। कभी क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इसको अधिकतम से कम के क्रम में सजाइए या कम से ज़्यादा क्रम में सजाइए। तो जो ज़्यादा से कम होगा तो पहले क्या आएगा, रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी, फिर जमींदारी। ये तो कम से ज़्यादा होगा तो पहले जमींदारी, फिर महालवाड़ी, फिर रैयतवाड़ी, ठीक। ऐसा क्रम भी आ सकता है आपसे पूछने के लिए। तो आप लोग ये 6 तो जरूर आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये आप लोग तीनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक। चलिए, इनको आप लोगों ने क्या कह दिया, लिख लिया होगा। चलिए, अब हेडिंग डालिए, जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। आप हेडिंग डाल लीजिए इनको। हेडिंग डालिए, जमींदारी व्यवस्था या इसी को बोलते हैं क्या, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक। चलिए, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्थायी, इसका मतलब ये टैक्स स्थायी कर दिया गया कि आपको साल में इतना टैक्स देना है। सूखा पड़े बूढ़ा पड़े हमसे कोई लेन देन नहीं है, आप ज़्यादा भी उत्पादन करिए, इससे भी हमसे कोई लेन देन नहीं है। आपको स्थायी कर दिया गया कि आपको 2000 इस खेत से 2000 देना है, तो इस खेत से 2000 देना है, उसमें हो या
ना हो। ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई बंगाल में। ठीक है, तो इसको संक्षेप में हम समझते हैं। जो स्थायी व्यवस्था लागू किसने की, यहाँ पर स्थायी जो व्यवस्था उस समय जो गवर्नर जनरल थे, कौन, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, इस व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। दरअसल गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने इसे या इस व्यवस्था को, कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए लागू किया, 10 वर्ष के लिए लागू किया। मतलब 10 वर्ष की, मतलब ये कहते थे पायलट प्रोजेक्ट के पहले 10 वर्ष के लिए लागू किया गया कि भैया 10 वर्ष के लिए व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 1793 में इसे स्थायी बना दिया गया। ठीक, इसको क्या बना दिया गया, स्थायी बना दिया गया कि भैया अब ये चेंजमेंट नहीं होगा। और ये समस्त भूमि का कितना परसेंट था, अभी बताया था, ये समस्त भूमि का कितना 19% था। जो ब्रिटिश भूमि थी उसका 19% भाग पर ये जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्थाएं लागू की गई। ठीक है, जो यह व्यवस्था थी कहाँ, किस क्षेत्र में लागू की गई थी, क्षेत्र कौन थे, यह व्यवस्था कहाँ पर, क्षेत्र कौन था, वही बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र, ठीक है, वाराणसी क्षेत्र हो गया, और तथा कर्नाटक, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर यह व्यवस्थाएं लागू की गई। कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यह दिमाग ज़्यादा लगाना, और उत्तर प्रदेश का वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक या कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र में, इन हिस्से में लागू की गई। और ये राजस्व कितना वसूला जाता था, दरअसल जो राजस्व वसूला जाता था, कौन वसूलता था, जमींदार राजस्व वसूलता था। और टोटल जितना वसूलता था इसका 10 या 1/10 या 1/11 भाग, 1/10 या 1/11, ठीक है, 10 कहीं 11 लिखा होगा, देख लेना, 1/10 या 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था, अपने पास, और शेष कंपनी में जमा करना होता, कंपनी में जमा। ठीक, 1/10वां या 1/11वां भाग अपने पास रखता था, जितना पैसा बचा वो जमीन। दरअसल बात ये क्या थी, जो जमींदार थे, जमींदार को स्थायी रूप से मालिकाना अधिकार दे दिया गया, भैया आप इस चीज के क्या है, मालिक हैं। किसके मालिक हैं, जो जमीन है। दरअसल जो काश्तकार बोलते हैं किसान को, जो काश्तकार होते हैं बोलते हैं किसान को। अब किसान की जमीन नहीं होगी, जैसा था कि किसान की, कब किसान की जमीन नहीं होगी, किसकी होगी, जमींदार को उसका पूरा हक दिया जाएगा। किसान को बेचने और खरीदने कोई हक नहीं होगा, वो जमींदार ही बेचे खरीदेगा। जो वो वसूली करेगा उसका 1/10वां या 11वां हिस्सा अपने पास रखेगा, बाकी हिस्सा किसको दे देगा, अंग्रेजों को देगा। फिक्स था कि जितना क्या करेगा, जितना मैक्सिमम देना होगा उसको, वो तो फिक्स था कि हाँ आपको इस क्षेत्र से 20 लाख हमको चाहिए। तो क्या करते जमींदार, जबरदस्ती काश्तकारों से अधिक धन वसूलते थे। अधिक धन वसूल कर फिर क्या करते थे, ये अधिक धन वसूल कर एक निश्चित धनराशि एक हिसाब से देखा जाए तो उसको दे देते थे, बाकी धनराशि अपने पास पूरी रख लेते थे। इससे जमींदार और अमीर होते गए, और इससे क्या अंग्रेजों की सहानुभूति भी इनके ऊपर लदी रहती थी, तो काम करते थे। इसी वजह से ये धीरे धीरे अंग्रेजों के हिमायती, जो जितने भी जमींदार थे ये अंग्रेजों के हिमायती बनते चले गए। ठीक है ना, यही हुआ। फिर बाद में आज़ादी की लड़ाई में जो जमींदार थे वो अंग्रेजों की तरफ ही थे। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा था। चलिए, अब पूरे जो जमीन के मालिक कौन थे, जमीन के मालिक यही थे जमींदार।
इसको बोलते थे भूमि स्वामी, भूमि स्वामी। और इसमें एक व्यवस्था लागू की गई थी, उस व्यवस्था का नाम है सूर्यास्त कानून। क्या नाम क्या है उसके? सूर्यास्त कानून। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1794 में सूर्यास्त कानून लागू किया गया। क्या नाम? सूर्यास्त कानून। ये क्या होता था सूर्यास्त कानून? दरअसल सूर्यास्त कानून, सूर्य अस्त में सूर्य का डूबना, यही होता ना। चलिए, जो जमींदारी व्यवस्था जब दी जाती थी तो एक तारीख निश्चित कर दी कि आपको इस तारीख, ये लास्ट डेट है, ठीक है, ड्यू डेट कि लास्ट डेट, इस तारीख तक सूर्य डूबने से पहले यदि आप जो वसूली धनराशि जितना आपको तय किया गया वो यदि आप हमको प्रोवाइड करा देते हैं तब तो आपकी ज़मींदारी बरकरार रहेगी, नहीं तो उस दिन से ज़मींदारी आपकी ख़त्म। अब कोई दूसरा बोली लगाएगा, वो ज़मींदारी ले जाएगा। ये व्यवस्था थी, ठीक। इसको बोलते थे सूर्यास्त कानून, ठीक है, कि सूर्य डूबने से पहले पहले जो भी निश्चित धनराशि है वो अंग्रेजों के पास पहुंच जानी चाहिए। ये थी, ठीक। चलिए, और इस व्यवस्था को खत्म कब किया गया इसको भी देख लेते हैं। चलिए, ठीक। दरअसल 1955 में कानून बनाया गया था। 1955 में इसको, इस व्यवस्था को खत्म किया गया 1955। दरअसल क्या थे, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, क्या था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को एक एक्ट पारित किया गया 1955 में। एक्ट पारित किया गया, कौन पारित? वेस्ट बंगाल एक्विजिशन ऑफ ईस्ट स्टेट, ठीक है, स्टेट, सॉरी, ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ स्टेट्स एक्ट। कब? 1955 के द्वारा इसे समाप्त किया गया। इसे क्या किया गया? इस व्यवस्था को, कौन? जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, जब आज़ादी के बाद 1955 में इस व्यवस्था को, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या बनेगा। जो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, इसके भूमि का मालिक कौन होता था? भूमि का मालिक नंबर 1 कौन होता था? जमींदार। दूसरा क्वेश्चन, इस व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था? कॉर्नवालिस। दूसरा क्वेश्चन बन गया। ये कितने % हिस्से पर थी? 19% हिस्से पर। टोटल ब्रिटिश का 19% हिस्से पर। कौन कौन इलाके आते? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र आते थे, ठीक। जमींदारों क्या लाभ होता था इससे? जमींदारों को यह लाभ होता था कि उसके 10वां या 11वां हिस्सा उनको मिलता था, बाकी उनको। सूर्यास्त का कानून क्या होता था कि एक निश्चित डेट के सूर्य डूबने से पहले पहले धनराशि को जमा करना, यह होता सूर्यास्त कानून। बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक। तो एक व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके थे जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा है, चलिए, ठीक। ये पॉइंट लिख ले होंगे ना? चलिए, रैयतवाड़ी हमने स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त समझ लिया है। अब चलते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, पहले आपको समझना रैयत होता क्या है। दरअसल रैयत मीन्स होता है, जो रैयत है, रैयत मीन्स होता है किसान। यदि यहाँ तक समझ गए तो पूरी आपको जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा है।
रैयत मीन्स होता किसान, इसका मतलब जो किसान से डायरेक्ट कर वसूल करने काम का अंग्रेज करेंगे। इसमें कोई बीच में बिचौलिया कोई नहीं होगा। जो पहले जमींदार होते थे ना बिचौलिया, कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज जमींदार को कहेंगे वसूलने के लिए और जमींदार वसूलेगा किसानों से। ये थी जमींदारी व्यवस्था, जो कि स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद जो व्यवस्था थी, अब रैयतवाड़ी में जमींदार हट गए बीच से। ये दूसरी व्यवस्था वो चल ही रही है, ये दूसरी व्यवस्था है। इसमें जमींदार बिचौलिए बीच से हट गए कि जो बिचौलिए प्रॉफिट उठा रहे हैं, वो क्यों ले जाएं, वो डायरेक्ट अंग्रेजों को फायदा हो ना, इसलिए बिचौलिए को हटा देते, डायरेक्ट किसानों से ही संवाद करने या किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलने काम कौन करने लगे, ये सब अंग्रेज करने लगे। इसे रैयत मान किसान। और जो भूस्वामी होता था, किसान क्या होता था, भूस्वामी या भूमि का स्वामी, किसानों को ही, उसमें भूमि का स्वामी जमींदारों को था। इसमें वही था। यह कैसी व्यवस्था, यह राजस्व की दूसरी व्यवस्था थी। यह राजस्व कैसी व्यवस्था थी, यह राजस्व की दूसरी व्यवस्था थी। और यह समस्त भूमि का कितने परसेंट भाग पर था, 51% भाग पर, मैंने पहले बताया है। समस्त भूमि का मतलब ब्रिटिश की समस्त भूमि का 51%, इसीलिए बिचौलिए उसको हटा देते हैं, ठीक है। समस्त भूमि का 51% भाग पर। इसके जन्मदाता कौन है, देख लेते हैं। जन्मदाता बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा यही जाता है क्वेश्चन, और फालतू चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे। जब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। कौन है इसके जन्मदाता, टॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। कौन है, कैप्टन रीड। ये इसके जन्मदाता कौन, कैप्टन मुनरो और टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड हैं, किसके, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, 1792 ईस्वी में सबसे पहले यह तमिलनाडु के बारामहल जिले में, बारामहल जिले में सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई। इसके बाद, ठीक, इसके अतिरिक्त कौन कौन क्षेत्र थे, इसके अतिरिक्त जो बारामहल जिला में लागू की गई, इसके बाद और कौन कौन क्षेत्र, इसके अलावा मद्रास, बम्बई, ये क्षेत्र हैं सब, ठीक है ना। एक तमिलनाडु का क्षेत्र बारामहल, और दूसरे कौन है, मद्रास है, बम्बई है, फिर पूर्वी बंगाल है, असम है, उसमें असम बोल, ठीक, असम है, और उसके बाद कुर्ग का क्षेत्र, कुर्ग। ये जो इलाके थे, इतने इलाकों पर ये व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। चलिए, और इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, किसान ही इस क्षेत्र का भूमि का स्वामी होता था। और टैक्स कितना देना पड़ता था, या राजस्व कितना, टैक्स या राजस्व कितना देना पड़ता, कृषकों को कितना देना पड़ता था, कुल उपज का 33 से 55% के बीच, मतलब 1/3 से, ठीक है ना, 1/3 से आधे से ऊपर तक, ठीक है, 33 से 55% के बीच आपको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। इसमें भी अंग्रेज यही करते थे, उपज हुई है नहीं हुई, आपको हमको टैक्स चाहिए, यही होता था। अभी पूरी कहानी बताने वाले, ठीक। चलिए, इसके बीच में इसमें टैक्स, और जो टैक्स ऐसा है वो टैक्स बड़े कठोरता से वसूला जाता था, टैक्स बड़े कठोर। और जो समीक्षा इसकी ये सही है गलत है कि समीक्षा कितने साल में होती थी, 30 साल में, वो भी नाम मात्र की। अब जब ये टैक्स कठोरता से वसूला जाने लगा, तो क्या करने लगे,
जो बेचारे किसान थे, किसान जो गांव में महाजन होते, महाजन से पैसा ब्याज पर लेने लगे, जिसके माध्यम से हम क्या अंग्रेजों को जो टैक्स था, कृषि का जो टैक्स था उसको भर सकें। उपज नहीं हुई है, लेकिन क्या अगर मजबूरी में टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो टैक्स देने की वजह से जो वहाँ के जमींदार कह सकते हैं, वो जो महाजन थे, महाजनों से पैसा लेने लगे। जब महाजनों से पैसा लेने लगते हैं तो वो टैक्स के चंगुल में फंस जाते हैं। कौन? किसान। किसान, और किसान की स्थिति और बदतर से बदतर होती चली जाती है। जिस तरह आप कुछ मूवी में भी देखे होंगे ना कि महाजन से पैसा ले लेते हैं, इसके बाद महाजन उसको ब्याज दर ब्याज जोड़ता चला जाता है पैसा, उसका कभी ब्याज ही खत्म नहीं होता। मूलधन तो बना रहता है, उसका ब्याज भी नहीं खत्म होता। ठीक है ना, ये होता है। और बाद में क्या होता है, उसकी पूरी जमीन हथिया लेते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं थी, और महाजनों को भी सपोर्ट था अंग्रेजों से। तो सबसे ज़्यादा पीसा गया कौन? जो किसान था। ठीक, तो ये किसान की ये व्यवस्थाएं थी। क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके जन्मदाता कौन है? थॉमस मुनरो और रीड। कितने परसेंट पर थी? 51% पर। राजस्व की दूसरी व्यवस्था थी, ये नहीं पूछा जाएगा। भूस्वामी कौन थे? किसान थे। पहले कहाँ लागू की गई? यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के 12 महल जिले पर। और ये नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। ठीक है, 1792 में पहला कहाँ लगा हुआ? तमिलनाडु के 12 महल जिले में। और जो टैक्स कितना था? 33 से 55% के बीच में। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये। 3 ज़्यादा दिमाग लगा लेना। ठीक है, जन्मदाता, सबसे पहला इलाका, कितने भूमि पर। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इसको आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, आप लोग कर लीजिए ना इसको। ठीक, अब एक लास्ट है हेडिंग, महालवाड़ी। अब हेडिंग डाल सकते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। चलिए, ठीक, अगली हेडिंग है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व को, महाल मीन्स होता है गांव। महाल मीन्स क्या होता है? गांव। ठीक, महाल मीन्स क्या होता है? गांव। इसका मतलब जो राजस्व की व्यवस्थाएं थी वो पूरे गांव से वसूली जाती थी। क्या? पूरे गांव। ठीक है, जो पूरा गांव था, पूरे गांव के उत्पादन के आधार पर। क्या? पूरे गांव के उत्पादन के आधार पर। ठीक है, पूरे गांव को कि भैया जैसे अंग्रेज थे, वो पूरे एक गांव था, उसको कितना उत्पादन होता है लगभग एक अंदाजा लगा लेते थे, और उसी आधार पर कि उस गांव में टैक्स लगाते कि इतना टैक्स इस गांव से हमको चाहिए। और फिर सब जितने भी कृषक थे सब पूरा टैक्स वसूल करके किसको? एक अपने मुखिया को दे देते थे। एक जो टाइम ड्यूरेशन होती थी, उस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत दे देते। दरअसल ये भी क्या थी? ये जमींदारी व्यवस्था ही थी लगभग। ठीक ना, ये क्या थी? जमींदारी व्यवस्था ही थी। एक हिसाब देखा जाए तो अपने मुखिया को दे देते थे। और ये पूरा जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, बनास वाला इलाका छोड़कर, यही व्यवस्था लागू थी। क्या? महालवाड़ी। चलिए सुनिए, जो ये व्यवस्था लागू की गई थी, जो पंजाब में जमींदारी व्यवस्था का ही एक रूप था। जो पंजाब व्यवस्था थी ना, उसी का ही एक क्या था? रूप था। इसके जन्मदाता कौन है? पूछा जाता है जन्मदाता। तीनों की इंपॉर्टेंट है जन्मदाता। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हार्ट मैकेंजी। ठीक है ना। अब भू राजस्व व्यवस्था का महाल पूरे गांव के उत्पादन के आधार पर। ठीक है ना, भू राजस्व क्या था? भू राजस्व
कैसी व्यवस्था? भू राजस्व भू राजस्व मतलब महाल या समूचे गांव के उत्पादन के आधार पर उत्पादन के आधार पर उसे टैक्स लगाया जाता था। और ये कितने % भाग पर था? ये समस्त भूमि का 30% हिस्सा था। ठीक है ना, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूँ। समस्त भूमि का 30% हिस्सा था। और ये क्षेत्र कौन कौन किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पंजाब तो पता ही था। कौन कौन क्षेत्र थे? अपने दक्कन के कुछ क्षेत्र, पहले जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से छूट गए थे वो जो कुछ इलाके थे, दक्कन के कुछ क्षेत्र या कुछ जिले। ठीक है, फिर इसके बाद आता है उत्तर भारत या संयुक्त प्रांत, इसको बोल देते हैं संयुक्त प्रांत, आजकल का यूपी पूरा। ठीक, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब। ये इलाके इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं महाल का मतलब क्या होता है? महाल के मीन्स क्या होता है? महाल मीन्स होता है गांव, मतलब पूरे गांव के जो उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर टैक्स वसूलना, ये थी महाल वाली व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि जमींदारी व्यवस्था, इसके जन्मदाता कौन है? तो हार्ट मैकेंजी। कितने % भूमि पर? तो आपको 30% भूमि पर। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ये यहाँ 2 पूछेगा। ठीक है ना, जन्मदाता पूछेगा और कितने % इलाके पर। इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक, तो ये आज की जो राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों की जो राजस्व व्यवस्था थी उसके अंतर्गत हमने आपको समझा दिया कि राजस्व व्यवस्थाएं ये इस टाइप की थी और ऐसे ऐसे राजस्व व्यवस्था थी। ठीक, कोशिश करिए कि आप लोग इनको यहीं पर आधी चीज़ें तो याद ही हो जाएंगी। मुश्किल 10-15 मिनट घर में थोड़ा टाइम एक बार रिवीजन करने के लिए दे देंगे तो इसका लगभग पूरा आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। लेकिन यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए और बहुत से लोगों तक शेयर करते रहिए। ठीक, जिससे हम आपको ठीक ठाक वीडियो और अपलोड करते रहें। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो अनयूजुअल हैं, उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको हम टॉपिक को दरकिनार भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। हमको आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वही पूरा देंगे। ये नहीं कि कोई चीज़ छोड़ें कोई चीज़ नहीं। ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ते हुए चलते जाएंगे। अब कोशिश करेंगे हम लोग एक डायमेंशन देख लेंगे कि जो अब धार्मिक सुधार आंदोलन है इस समय, या जो छोटे छोटे आंदोलन हुए उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए अंदाज के साथ, और कोशिश करेंगे कि हम कोई अब इकोनॉमी की क्लास भी पैरेलल चलाते रहें। कम से कम 2 वीडियो पर डे अपलोड करते रहें, कोशिश करेंगे भी। लेकिन हम जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।